Dear students, this is for class 8 and the subject is Science Chapter 1 and the name of the chapter is Agriculture. In fact, in the previous class, we did know about agriculture, the definition of agriculture and also the different practices of agriculture. So the first practice of agriculture is plowing, and in plowing there are also three practices. तीन तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं प्लॉइंग के अंतर्गत। एक होता है प्लॉइंग करना, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इनफैक्ट द फर्स्ट प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इन विच three functions are done. Number 1 is plowing, number 2 is leveling and number 3 is sowing. यानी कि पहले हम खेत को जोतते हैं, उसके बाद उसकी लेवलिंग करते हैं और उसके बाद उसमें बीज डालते हैं। तो ये मैंने आपको कल बताया था, पिछले क्लास में बताया था। अब यह दो तीन टॉपिक है कि आखिर हम प्लॉइंग करते क्यों हैं, तो एडवांटेजेस क्या हैं प्लॉइंग के। तो लूजिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स अलाउड इजी ग्रोथ ऑफ रूट्स। यानी कि जब मिट्टी को जब हम लूज कर देते हैं प्लॉइंग करके, तो जड़ को नीचे जाने में, प्लांट के जड़ को नीचे जाने में या प्रॉपर्ली ग्रोथ करने में आसान होता है, क्योंकि मिट्टी मुलायम हो जाती है। सेकंड, प्लॉइंग प्रोवाइड्स एरिएशन टू द सॉइल। मिट्टी को जोत देने से उसमें जो उसके पार्टिकल होते हैं वो लूज हो जाते हैं, जिससे कि उसमें हवा भर जाती है, और हवा में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एयर में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए चाहिए। थर्ड इज plowing turns the soil and helps the mineral rich humus to get mixed with the soil। क्योंकि आप जानते हैं कि मिट्टी के जो सबसे अपर लेयर होता है उसमें ह्यूमस होता है, और उसके बगैर एग्रीकल्चर या प्लांट ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो जब हम प्लॉइंग करते हैं तो ऊपर का पार्ट नीचे और नीचे का पार्ट ऊपर होता है, जिससे चलते जो ह्यूमस है वो प्रॉपर्ली मिक्स कर जाता है। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वीड्स। जब हम हल चला देते हैं या फिर प्लॉइंग कर देते हैं तो जो खरपतवार या घास वगैरह होते हैं वो सब जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो निकल जाता है। फिफ्थ, इट हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। लंबे समय के लिए इसमें नमी रखने में ये मदद करता है। एंड द नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग क्यों करते हैं, तो एक तो मिट्टी बराबर हो जाती है, जिसके चलते वाटर और फर्टिलाइजर प्रॉपर्ली चारों तरफ इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दूसरा है कि रिड्यूसेस द लॉसेस ऑफ मॉइस्चर। इससे जो है मॉइस्चर का लॉस कम हो जाता है, नमी की जो नुकसान है वो कम हो जाती है। और तीसरा कि इससे सॉइल इरोजन का भी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व रहता है, यानी कि वो भी रिड्यूस कर जाता है। अब जब इसको हम देख लेते हैं तब हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया था कि बीज बोने के तीन तरीके अपनाते हैं। एक तो स्कैटरिंग करते हैं, यानी कि हम बीज को ऐसे ही छींट देते हैं, स्कैटर कर देते हैं। दूसरा होता है कि सीड ड्रिल के द्वारा, यानी कि एक मशीन होता है जिसके द्वारा हम उसको बोते हैं। और तीसरा होता है प्लांटेशन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक पहले छोटे से नर्सरी में प्लांट को ग्रो करते हैं और फिर उस प्लांट को हम दूसरे मेन फील्ड में ले जा करके बो देते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है प्लांटेशन। इसके बाद जब हम बीज बो देते हैं तब देखते हैं कि उसमें हम फर्टिलाइजर और मैन्योर को डालते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजर क्या होता है और मैन्योर क्या होता है। तो देखिएगा, ये होता है रासायनिक, जिसको हम लोग खाद कहते हैं, और ये होता है जैविक खाद। यानी कि मैन्योर और फर्टिलाइजर में डिफरेंस को अगर हम समझें तो पहला डिफरेंस हो सकता है कि दिस इज केमिकल एंड इट हैज केमिकल कंपोजिशन मेड इन इंडस्ट्री। मैन्योर जो होता है वो घरों में बनाया जाता है, नॉट केमिकल। और ये हम जो जैसे जो वेस्टेज होता है काउ डंग या फिर लीव्स वगैरह जिसको हम लोग
डिकम्पोज करते हैं और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये केमिकल होता है, ये नॉन केमिकल होता है, यानी कि ये ऑर्गेनिक होता है। और दूसरा होता है कि ये हमारे सराउंडिंग में बनाया जाता है, ये फैक्ट्री में बनते हैं। तीसरा होता है कि इसमें सारे कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, जो होते हैं इसमें स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जिस तरह के कंपोनेंट्स हम चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। तीसरा चौथा होता है कि इसका स्टोरेज आसान होता है, इसका स्टोरेज आसान नहीं होता है। देयर इज डिफिकल्टी टू स्टोर मैन्योर बट इजी टू स्टोर फर्टिलाइजर। ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो इजी फॉर फर्टिलाइजर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैन्योर इज डिफिकल्ट। जैसे आप एक बोरा जो मार्केट में मिलने वाले खाद है या फर्टिलाइजर है उसको तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन एक टोकरी में सड़ा हुआ गोबर नहीं ले जा सकते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। उसी तरीके से एक बोरे का फर्टिलाइजर आप अपने घर में भी रख सकते हैं, आप अपने बिस्तर के नीचे भी रख के अगर आप सो सकते हैं, लेकिन एक टोकरी सड़ा हुआ गोबर अगर आप अपने बिस्तर के नीचे रख देंगे, स्टोर कर लेंगे, तो फिर आप वहाँ रह नहीं पाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी इसका ईजी होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन ईजी नहीं होता है, इसका स्टोरेज ईजी होता है, इसका स्टोरेज ईजी नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसका यूज भी ईजी होता है, इसका यूज उतना ईजी नहीं होता है। लेकिन इसके मैक्सिमम इस्तेमाल करने से, ज़्यादा इस्तेमाल करने से, फर्टिलाइजर को अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, द फर्टिलाइजर इज यूज मोर एंड मोर, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मे बी डिस्टर्ब। अगर हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे केमिकल स्ट्रक्चर खराब हो सकता है सॉइल का, यानी कि इसका खराब असर भी पड़ सकता है। लेकिन मैन्योर का इस्तेमाल हम करते हैं तो इससे सॉइल के ऊपर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता है। तो आप इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपको बता दिया, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, इसको आप लिख सकते हैं और लिख ही लेना चाहिए। इसके बाद हम कुछ और भी तरीका अपना सकते हैं, जैसे कि नेचुरल तरीके से हम सॉइल को कैसे रिटेन कर सकते हैं या उसको बचा सकते हैं। तो एक तरीका हो सकता है कीपिंग ऑफ फील्ड फैलो। क्या हो सकता है? फील्ड फैलो। दूसरा तरीका हो सकता है क्रॉप रोटेशन, और तीसरा तरीका हो सकता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। यानी कि हम नेचुरल तरीके से चाहें तो ये क्या हो गया? नेचुरल मेथड फॉर रिटेनिंग न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मिट्टी में हम नेचुरल तरीके से अगर चाहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करें, तो एक तरीका हम अपना सकते हैं फील्ड फैलो का। फील्ड फैलो का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं परती छोड़ना। यानी कि किसी खेत में हम फसल बोते हैं और एक दो बार बोने के बाद उसको एक सीजन के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें फसल नहीं बोते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खेत को टाइम मिल जाता है नेचुरली, यानी कि नेचर से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का, यानी कि उसको कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन मिलता है और उस टाइम में वो नेचुरल तरीके से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा हम करते हैं क्रॉप रोटेशन। हम फसलों को अदल बदल के बोते हैं। जैसे हमने ये एक फसल के बाद दूसरा फसल लगातार सेम फसल को बो दिया, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाता है और फिर उस फसल के लिए खेत बोने लायक नहीं रहता है। इसलिए हम जैसे गेहूं की खेती करते हैं और गेहूं के बाद जो है फिर धान की खेती करते हैं, तो क्या होता है कि गेहूं में नाइट्रोजन का यूज ज़्यादा होता है जबकि धान में पोटास का यूज ज़्यादा होता है। तो इस तरह से लगातार हम गेहूं बोते रहें तो हो सकता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए और फिर वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाए। और तीसरा मिक्स्ड क्रॉपिंग। हम एक ही खेत में एक ही
टाइम में एक साथ एक से अधिक 2 या 3 फसलों को बोते हैं, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट्स को हम मेंटेन कर सकें। जैसे हम गेहूं बोते हैं, वीट बोते हैं, और वीट के साथ हमने क्या कर दिया कि बीज बो दिया, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया। अब गेहूं क्या करेगा, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करेगा, और मटर क्या करेगा, क्योंकि ये दलहन है इसलिए ये नाइट्रोजन को सॉइल में रीस्टोर करेगा। तो इस तरह से खेत की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, और ये एक नेचुरल तरीका हो सकता है। तो आप फर्टिलाइजर और मैन्योर का डिफरेंस लिखेंगे, और इनके बारे में आप फिर से एक बार समझ लीजिए। फील्ड फैलो का मतलब क्या होता है कि वी लीव द फील्ड फॉर वन सीजन विदाउट डूइंग एग्रीकल्चर। बिना कोई खेती किए हम खेत को एक आध सीजन के लिए खाली छोड़ देते हैं, टू गेट द न्यूट्रिएंट्स नेचुरली। क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि वी use different crops in the field and we do not sow same crop continuously। हम एक ही समय में मतलब एक ही तरह के पौधे को लगातार नहीं बोते हैं। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि more than two crops are sown in the same field in same time। तो वो क्या करते हैं कि एक न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है तो दूसरा उसकी भरपाई कर देता है। तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख लेंगे।